प्रोग्राम में खुश आमदेद। मैं हूँ आपका होस्ट सईद काजी और मेरे साथ हैं मेरे को होस्ट जनाब मियाँ शाहिद साहब। हमने ज्वाइन किया जनाब ज़फ़र हिलाली साहब, किसी तारफ़ के मुताज नहीं, मुमताज़ तजिया निगार होने के साथ साबिक़ सफारतकार भी हैं, गहरी निगाह आलमी अमूर पर रखते हैं। मैं पहले कुछ रन डाउन आपकी खिदमत में पेश कर दूँ, फिर जाएंगे हिलाली साहब के पास। भारत ने फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन सिंध तास मुआहिदा तोड़ने के लिए किया है, ये क्या मामला है? क्या शिमला मुआहिदा भी मुअत्तल हो जाएगा और ये क्या है? रहनुमाई लेंगे जनाब हिलाली साहब से। इसराइल कश्मीर में मुतहरक होने जा रहा है और आखिर में हम बात करेंगे भारत की की इस जारहियत पर चीन कहाँ खड़ा होगा। हमारा रवायती दोस्त है, हमारा साथ माजी में तो बहुत दिया उन्होंने। लाली साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। आप इसको कैसे देखते हैं? हम इसे फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कह रहे हैं और मोदी साहब का तरीक़ाकार तो यही रहा है कि वो जो वहाँ की जो पसमादा परतें हैं उनको मुतहरक करने के लिए कुछ ना कुछ कभी बाबरी मास्क गिरा देते हैं। हाउ डू यू लुक एट इट? इसकी इम्प्लीकेशन क्या है और सिंध तास मुआहिदा क्या ख़त्म हो सकता है यूनिलैटरली? जनाब हिलाली साहब। पहली बात तो ये है कि किसी इंटरनेशनल ट्रीटी को एक सिग्नेटरी जो है वो इन अबेंस नहीं कर सकता। ये एक ट्रीटी है, इंटरनेशनल लॉ के तहत ये ट्रीटी या दोनों या कोई भी नहीं, इसको आप ना फाड़ सकते हैं, ना इन अबेंस ना सस्पेंड कर सकते हैं। और अगर मेरे ख्याल में और पाकिस्तान को ये मसला जो है इमरजेंसी सेशन यूएन सिक्योरिटी काउंसिल को कॉल करके उनके सामने रखवाएं। और दूसरी बात है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में ये सवाल ज़रूर पूछें, एक एडवाइजरी ओपिनियन लें कि क्या ऐसा ट्रीटी को यूनिलैटरली एक साइड इन अबेंस कर सकता है कि नहीं। दूसरी बात यह है कि दूसरे सब चीज़ें जो हुए हैं वो सब आप ओवरफ्लाइट्स हमने रोक दिया, उन्होंने ट्रेड हमने रोक दिया, उन्होंने बॉर्डर्स बंद कर दिए, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये आप होते रहते हैं। ये मिशंस की स्ट्रेंथ कम कर दी है, डिफेंस अटैचेज को ख़त्म कर दिया, ये कोई बात नहीं है। बात असल ये है कि अगर हिंदुस्तान 1 लीटर भी पानी जो हमारा हक है उसको रोके, इसलिए कि ये ट्रीटी इन अबेंस है, इसलिए कि उनका ख्याल ये है कि हमें ये सज़ा मिलनी चाहिए, तो हमने कह दिया है इट इज़ एन एक्ट ऑफ वॉर, इट विल बी एन एक्ट ऑफ वॉर। अब एक्ट ऑफ वॉर हमने कहा है, इसके माने जंग का एक वजह हो सकता है। अब देखिए बात सीधी सादी ये है कि जब इंडिया और पाकिस्तान जंग की बात करते हैं तो लिहाजा एक ही चीज है जो हमारे पास। लेकिन हलाली साहब ये तो मुआहिदे में लिखा हुआ है कि अगर कोई खिलाफ वर्जी करेगा तो इसको एक्ट ऑफ वार करार समझा जाएगा, तस्वर किया जाएगा। और अगर इंडिया जो है वो हटदर्मी पर कायम रहता है और एक तरफा जो मुआहिदा उसने मुअत्तल किया है उस पर कायम रहता है, आज उसने पानी भी रोका है दरिया चिनाब का 7000 क्यूसिक और जेलम का 5000 क्यूसिक, अगर वो मजीद ऐसा करता है तो फिर एक्ट ऑफ वार जो है उसका जवाब तो देना पड़ेगा। तो क्या उसके क्या इकदाम हो सकते हैं, पाकिस्तान को क्या इकदाम करने चाहिए? देखिए अगर उन्होंने रोक दिया है तो हमें और रुकने की ज़रूरत नहीं है। उस हमारे बकौल अकॉर्डिंग टू द ट्रीटी और हमारे हिस्से इस वक्त हम उनके साथ जंग में हैं और हमारा जंग उनके साथ इसलिए कि मैंने आपको बता दिया है एयरफोर्स नेवी है क्या है। देयर इज ओनली वन वॉर, न्यूक्लियर वॉर, जिसको वो एक ही तरीका है जिसमें हम इंश्योर कर सकते हैं, इसलिए कि उनके जो ऑड्स हैं इतने बड़े हैं जैसे रूस और यूक्रेन है। अब कोई नहीं कह सकता कि यूक्रेन रूस के से जीत सकता है, मगर यूक्रेन के पास कोई वेपन्स नहीं है, न्यूक्लियर वेपन्स नहीं है, हमारे पास है। और हम इसीलिए ऐसे मौके के लिए हमने न्यूक्लियर वेपन्स रखा है। तो इंश्योर कि इंडिया नहीं जीतेगा, वी विल हैव टू रिकॉर्स टू वट एवर वी हैव, और हमारे पास जो हथियार है हमारे अपने दिफा के लिए उसको हमें ये करना पड़ेगा। और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को इमरजेंसी सेशन कॉल करें, उनके सामने रखें और कहें कि भाई ये है, तो देखें फिर वो क्या करते हैं, उनके पास हक है। लेकिन सर यूनाइटेड नेशन की तो पहले ही करारदादें इंडिया नहीं मान रहा और कोई भी मुआहिदा जो है वो उससे भाग जाता है।
इंडिया तो इस वक्त जो उसने काम किया है वो तो लगता यही है कि ये पूरा के पूरा ड्रामा जो है वो इंडस वाटर ट्रीटी को ख़त्म करने के लिए किया गया है। और अगर ये उस पर हटदर्मी पर कायम रहता है और एक्टिव वार जो उसको कर चुका है, तो फिर क्या बाई फोर्स नहीं उसको रोकना चाहिए? उस जो रुख मोड़ेगा दरियाओं का, तो फिर जब वो रुख मोड़ेगा तो फिर हमें उस रुख मोड़ने वाला जगह को जो है वो कुछ करना, उसको ख़त्म करना चाहिए, ताकत से रोकना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल 100%, बिल्कुल 100% करना चाहिए। और देखिए बात असल ये है कि सिक्योरिटी काउंसिल जो 2 तरीके के एक्शंस लेता है। एक एक्शन रेजोल्यूशन होता है सिक्योरिटी काउंसिल का, वो लाजमी नहीं है, मगर दूसरा होता है कि वो ऑन बिहाफ ऑफ द यूएन द सिक्योरिटी काउंसिल डिसाइड्स एंड एक्ट्स। वो कर सकता है, वो कह सकता है हिंदुस्तान को मत रोको पानी, जब तक ये मसला हल नहीं हुआ तरीके से और ठीक तरीके से, तुम्हारा हक नहीं है पानी रोकने का। अगर वो नहीं रोका फिर सिक्योरिटी काउंसिल उनके खिलाफ एक्शन ले सकता है, और अगर वीटो आ गया और वो नहीं कर सका तो फिर हमारा भी हक बनता है, जो भी हम कर सकते हैं हम कर सकते हैं। अच्छा हिलाली साहब, ये फरमाइए कि आप न्यूक्लियर वार की बात करें, ये तो एक बड़ा अनथिंकेबल है, और आजकल जो कैपेबिलिटीज़ हैं और इतनी स्ट्रेटजिक डेप्थ ना उधर है ना इधर है, तो ये तो म्यूचुअली असिस्टेड डिस्ट्रक्शन वाला जो मैड वाले काम है, ये तो इसको तो दोनों ही अफोर्ड नहीं कर सकते। तो फिर इंडिया को पानी आप दे दें, आप उनके साथ मुआहदे क्यों साइन करते हैं? दे दें उनको पानी, कहें कि जो मर्जी है करो, हम कुछ नहीं कर सकते, हमारे जो वेपन्स हैं वो न्यूक्लियर हैं, लिहाजा हम उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। क्या कह रहे हैं आप? नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि ये सेल्फ डिस्ट्रक्शन, हाँ जी, सेल्फ डिस्ट्रक्शन भी तो है इसमें। सेल्फ डिस्ट्रक्शन तो नहीं, जब जंग होता है ना जी, लोग मरते हैं, डिस्ट्रक्शन बहुत होती है। तो अच्छा चले, मैं अब आपकी जो मेरे ख्याल में हलाली साहब एक और तशवीशनाक पहलू सामने आया है कि एक चीज़ जो सामने आई है वो ये आया है कि एक तरफ जो है वो ड्रामा रचाया गया पहलगाम में, और दूसरी जानिब जो है इंडियन सहाफ़ी कश्मीर इंडिया के अंदर जो इज़राइल का वहाँ पर सफ़ीर हैं उनका इंटरव्यू करते हैं और उनसे कहते हैं कि ये सारा कुछ जो है वो उसी तरह का है जो हमास ने किया है, और हमास के लोग जो हैं वो पाकिस्तान में भी आए हैं और वो इसको ड्रामाबाजी को पाकिस्तान के साथ जोड़ रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि कश्मीर के अंदर क्या इजराइल इंडिया के साथ इंटेलिजेंस ऑपरेशन करेगा, क्या वो पाकिस्तान का इंडिया का साथ देगा? तो ये ऐसा नहीं लगता कि ये पूरा गठजोड़ इंडिया और इजराइल का है, और ये पूरा ड्रामा ही इसलिए रचाया गया है कि पाकिस्तान का पानी भी हथियाया जाए और इजराइल की यहाँ मौजूदगी भी लाई जाए और इजराइल को साथ मिलाकर जो है वो पाकिस्तान को तंग किया जाए? देखिए पहली बात तो यह है कि मैंने बार बार एक्स पे ट्वीट किया है कि ये पूरा टैक्टिक्स जो है हिंदुस्तान का कश्मीर में, क्या टैक्टिक्स, आर्टिकल 370 को ख़त्म करो, कश्मीर का जो इलाका है हिंदुओं को दूसरी जगह से ले आओ इंडिया में और उनको ज़मीन ख़रीदने दो, इतना ज़मीन वो ख़रीद लेंगे कि उनकी अक्सरियत बन जाएगी, पॉपुलेशन का पूरा कम्प्लेक्शन ही चेंज हो जाएगा। एग्जैक्टली जो कर रहे हैं गाज़ा में और वेस्ट बैंक में और दूसरे इजराइल प्रॉपर में जो ये कर रहे हैं, क्या नाम है इनका, इजराइल कर रहा है, एकदम वही काम है। दूसरी बात है मुसलमानों को निकालो, हिंदुओं को लाओ, ये तो है। दूसरी बात ये है कि उनको मारो, मारते जाओ, जो भी दुनिया का जो भी लोग का परवाह नहीं करो, मगर इजराइल के साथ अमेरिका है और इजराइल के और गाज़ा पैलेस्टीनियंस के पास बम नहीं है, हमारे पास बम भी है, कुव्वत है लड़ने के लिए, लड़ भी चाहते हैं हम, लड़ने भी चाहते हैं हम, हथियार भी है, तो हम किस चीज के लिए डर रहे हैं भाई? ये तो फिर अगर ऐसा ही होना था तो आपने ये क्यों बनाया, न्यूक्लियर वेपन्स बनाए क्यों हैं? अच्छा एक और पहलू से मैं अगर पूछूं, हमारे लेकिन हलाली साहब आज एक बहुत बड़ा फैसला किया गया है कि अगर जारहियत की गई तो उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, दंदान शिकन जवाब दिया जाएगा, और इंडिया जो है वो 27 फरवरी 2019 भूल जाएगा। तो फिर हम तो तैयार हैं, हरदम तैयार हैं, तो फिर आप हालात क्या देख रहे हैं मुस्तकबिल में? मैं तो समझता हूं कि अगर आप समझते हैं हम तैयार हैं, इमरजेंसी लग गया, हमारे जो न्यूक्लियर वेपन्स है डिप्लॉय हो गए हैं, मिसाइल्स एक्टिव हो गए हैं, स्टेट ऑफ वॉर के नजदीक आ गए हैं, अगर हैं तो बताएं मुझे तो नजर नहीं आ रहा है।
और नहीं है तो फिर जवाब दें क्यों? एक्ट ऑफ वॉर तो हो गया है, उन्होंने सस्पेंड कर दिया है, पानी भी रोक दिया है, और क्या चाहते हैं आप? आप जाके वो जो डैम्स हैं उनको बॉम्ब करें, वो पानी फिर निकलेगा, फिर उनकी जवाबी कार्रवाई होगी, फिर आस्ते आस्ते आप वही सिचुएशन में पहुंच जाएंगे जो अब है। यार सीधी सादी उनको एक अल्टीमेटम देके तैयार हो जाओ, नहीं तो ये तो वो करेंगे। उनके साथ इजराइल खड़ा हुआ है, उनके साथ अमेरिका खड़ा हुआ है, और क्या आपके रिलेशनशिप इस वक्त चीन के साथ वैसे हैं? सर हमारे साथ जो है हमारा महानी दोस्त जो है वो चीन ने एक ट्वीट किया है, चीन के एक ऑफिशियल ने ट्वीट किया है, उन्होंने कहा है कि अगर इंडिया जो है वो ब्लैकमेल कर रहा है और इसको बतौर हथियार इस्तेमाल कर रहा है तो फिर हम क्यों नहीं कर सकते। उन्होंने ये कहा, अपनी हुकूमत को कहा है कि हमें भी एक वाज़े जो है वो स्टेप लेना चाहिए और अपनी पॉलिसी बनानी चाहिए। तो इसका मतलब है कि चीन हमारे साथ उसी तरह यानी जिस तरह दोस्त होता है उसी तरह खड़ा है, तो फिर ऐसे कोई हालात बनते हैं तो फिर चीन जो है मुकम्मल साथ देगा। मियां साहब इस सवाल का जवाब लेते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। हिलाली साहब हमारे साथ कहीं जाइएगा मत, ये बड़ी अहम इशू है, बड़ा हमारी एग्जिस्टेंशियल इशू है। एक छोटे से वक्फे के बाद हाजिर हो रहे हैं। वेलकम बैक जी। हिलाली साहब, ये बड़ा अहम हमारा एक तो आप ट्वीट की बात कर रहे थे, और दूसरा ये कि जो चाइना का रोल आप इसमें क्या देख रहे हैं? उसका बड़ा एक ट्रेड वॉल्यूम है, और आजकल जो पस मंज़र है इस टैरिफ वॉर में, उसमें भारत भी जो आप उसको दोनों वू कर रहे हैं, तो कितना हमारे लिए वो होगा हमारे साथ जनाब हिलाली साहब? ये बहुत बड़ी चीज़ होगी इंशाअल्लाह ताला। उन्होंने जो कहा है ये नहीं है कि वो ठहरें, कहें कि अगर हिंदुस्तान वेपनाइज कर रहा है वाटर इश्यू को और पाकिस्तान को ब्लैकमेल कर रहा है और पाकिस्तान के खिलाफ इस तरीके से कि यूनिलैटरली एक ट्रीटी को इन अबेंस करके अटैक करेगा पाकिस्तान को, उनका पानी रोकेगा, तो ना हम सिर्फ उनका पानी रोकेंगे जो ब्रह्मपुत्रा से नीचे आ रहा है, मगर अगर उन्होंने जंग का नौबत की तो हम पाकिस्तान के साथ खड़े होंगे। ये होता है दोस्त। पूछे उनसे करते हैं कि नहीं करते हैं। अच्छा, और अगर नहीं करते हैं जी बात मुकम्मल करें। और अगर नहीं करते हैं तो आपके पास 160 न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं, तैयार हैं, कुछ मिसाइल पे हैं, कुछ डिप्लॉय हैं, बिल्कुल तैयार हैं। अब आप कहते हैं उनको कि ये बनाए इसीलिए गए हैं कि हम ब्लैकमेल नहीं होंगे, ये बनाए इसलिए गए हैं कि हम प्यासे नहीं मरेंगे और हमारा ज़रात ख़त्म आप नहीं कर सकते, एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बुनियाद पे। और ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन क्यों नहीं यूएन सिक्योरिटी काउंसिल इन्वेस्टिगेट करता है? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को कहें जाओ इन्वेस्टिगेट करो, हम मदद देंगे, पता करो किसने किया है, क्या किया है, आओ हम मदद करते हैं आपको पाकिस्तान में। इंडिया को कहो हिंदुस्तान में मदद करें। अरे यार खुदा के लिए ये कब तक चलेगा? लेकिन सर ये तो वाज़े हो चुका है कि वो एक झूठा प्रोपेगेंडा था, और उसमें जितनी भी वीडियोस और तस्वीर आई हैं वो बिल्कुल एक एक करके यहाँ हो गई हैं कि वो सारी की सारी जाली थी, और वो जो तस्वीर सामने आई और वीडियो आई वो आज जिंदा हैं, दोनों जिंदा हैं। एक नेवी का जो अफसर दिखाया गया था वो जिंदा है और उसकी बीवी भी जिंदा है। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि आज पाकिस्तान ने उनके डिफेंस अताशी को और फ़ज़ाई अताशी को और बहरी अताशी को पर्सोना नॉन ग्रेटा जो है वो करार दिया है। क्या ऐसे लोग पाकिस्तान में जासूसी में मुलव्वस थे या ऐसी एक्टिविटीज़ में मुलव्वस थे जो गैर कानूनी भी हैं और सफारती अदाब के अंदर भी नहीं आती? गैर कानूनी है और क्या मतलब आपको सिफारती इसके नहीं आती? अगर आपने उनको पकड़ लिया है, आप उनको टांग नहीं सकते, आप उनको उल्टा नहीं लटका सकते। आपको अनफॉर्चुनेटली ये एक रिवाज है और ये सही रिवाज है, डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी है। पहले से आप कहते हैं कि हमारे लोग जो आपके मुल्क में काम करेंगे और आपके जो हमारे मुल्क में काम करेंगे उनको डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी है, तो आप उनको कुछ नहीं कर सकते। ज़्यादा से ज़्यादा आप उनको मुल्क से निकाल सकते। तो आपने निकाल दिया, उन्होंने निकाल दिए, ओवरफ्लाइट्स आपने ख़त्म कर दिया, वाघा बॉर्डर उन्होंने बंद कर दिए, ट्रेड आपने ख़त्म कर दिया, सही है।
ये तो सब सही है, बट दिस डज नॉट गेट टू द हार्ट ऑफ द मैटर। उन्होंने वेपनाइज किया है डैम्स का, वाटर इश्यू को वेपनाइज किया है। अब आप क्या करेंगे? अच्छा, ये बताइएगा हिलाली साहब कि हमने ये बात भी की है कि शिमला मुआहिदा भी हम मुअत्तल कर सकते हैं। शिमला मुआहिदा जरा आज की नस्ल को बताइएगा क्या है। शिमला वायदा नहीं यार, प्लीज शिमला वायदा को आप इसमें ना लाएं। उधर एक अच्छा हिलाली साहब, लेकिन सर इसमें यह भी कहा गया है, आज जो फैसला किया गया है कि सिर्फ शिमला नहीं बाकी जो दो तरफा मुआहदे हैं वो भी ख़त्म करने का फैसला किया गया है। तो उन मुआहदों में तो LOC भी है, तो क्या हमें LOC का मुआहदा ख़त्म करके आगे एडवांस करना चाहिए ताकि हम अपना पानी भी बचाएं और अपना इलाका भी जो आज़ाद कराएं? देखिए, आप किस चीज़ से बचाएंगे? मैं फिर आपको कहता हूं, इंडिया चाहता है कि आप और उनके दरमियान एक कन्वेंशनल वॉर हो। जैसे रूस को कोई फिक्र ही नहीं है कि रूस और यूक्रेन के दरमियान एक कन्वेंशनल वॉर हो, जैसे इजराइल को कोई फिक्र ही नहीं है कि उनके और ईरान के इराक के जो भी है उनके दरमियान एक कन्वेंशनल वॉर है। इसलिए हम क्या करेंगे भाई? हमारे हथियार जो हैं, जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं, वो किस लिए हमने बताया है, वो क्यों हमने बनाए हैं, वो डिप्लॉय क्यों हुए हैं, वो मिसाइल्स पे क्यों माउंट हैं, वो डिस्पर्स्ड क्यों हैं? इसलिए कि ये एक दिन आना था। लेकिन सर हमने देखा है कि जब भी इंडिया ने जारहियत की है उसको मुंह तोड़ जवाब दिया गया है। जिस तरह 27 फरवरी 2019 को सरप्राइज दिया गया था, और अगर अब भी ऐसा होता है तो पाकिस्तानी फौज, बसल्ला फौज जो है वो जवाब तो देंगी, बल्कि वो घुस के जो है वो मारेंगे, हम घुस के मारेंगे वहाँ पर उनको। ये आप क्या समझते हैं कि अगर ऐसी सूरत हाल आ जाती है तो फिर पाकिस्तानी अफवाज और हमारे असला, हमारा जो है वो एटॉमिक असला, हमारे मिसाइल, ये जो भारतीय उस जारहियत को, उनके अज़ाइम को खाक में मिला सकते हैं? देखिए, मैंने आपको सीधे टर्म्स में कह दिया है, मगर हिंदुस्तान और पाकिस्तान में 10 गुना का फर्क है। उनकी इकोनॉमी देख लें, उनका पॉपुलेशन देख लें, उनका लैंड एरिया देख लें। हिलाली साहब, लड़ना तो दुश्मन चाहता है और दुश्मन जो है पानी को हथियार बनाकर इस्तेमाल कर रहा है। क्या हमें बगलेहार 1, बगलेहार 2, वुलर बिराज, दुल हस्ती और दीगर जो उनके नाजायज मंसूबे हैं उनको हिट नहीं करना चाहिए फिर? क्योंकि हम पर जंग तो वो मुसल्लत कर रहा है, वेपन तो वो बना रहा है पानी को। नहीं तो ठीक है, आपको वो, आप उनको बॉम्ब करेंगे, वो जो क्या है हमारा तरबेला वरबेला बॉम्ब कर देंगे। भाई तरबेला किधर है? उनके जो डैम्स हैं वो आप जो बॉम्ब करेंगे उसका क्या असर होगा? तो देखिए, बात सीधी सादी है। हिंदुस्तान चाहता है कि आप उनके साथ टैंकों और हवाई जहाज़ों और जहाज़ों के साथ लड़ें, इसलिए कि उनके पास वो ज़्यादा हैं। आप जो हैं, आप एक छोटा मुल्क हैं, आपका 250 मिलियन है, उनका 1.4 बिलियन है, उनकी इकोनॉमी 10 गुना आपसे ज़्यादा है। देखिए, ये सब बातें छोड़ें, सीधी सादी बात है। पाकिस्तानियों ने आंख खोल के और सपोर्ट किया है, हर गवर्नमेंट ने एक को सपोर्ट किया है कि हमारे पास न्यूक्लियर वेपन्स ज़रूरी हैं। और अगर आपके पास न्यूक्लियर वेपन्स आज नहीं होते, ये आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्टिस्तान, स्कर्दू, ये वो सब उधर बैठे होते। वो आप लड़ सकते हैं ज़रूर, एक छोटा एक्शन बड़ा ये कर सकते हैं। मीन्स कि आपने बड़ी क्लैरिटी से ये बात वादे कर दी। जिस तरह 2010 में हमें कहा गया था कि आप टेक्टिकल न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल नहीं है, तो हमने कहा था कि हमारे पास इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। बड़ी रैशनल बात की है हिलाली साहब ने कि हमें यही बताना पड़ेगा और यही हमारा बचाव। बहुत शुक्रिया ज़फ़र हिलाली साहब आपके कीमती वक्त के लिए, और आपने हमें जो है एक रहनुमाई फरमाई। बहुत शुक्रिया। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं और मज़ीद कुछ इशू चलेंगे आज तो, और हमारे साथ होंगे ब्रिगेडियर रिटायर्ड अहमद सईद मिन्हाज साहब हमारे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन। मुमताज़ दिफाई तजिया नगार जनाब ब्रिगेडियर रिटायर्ड अहमद सईद मिन्हाज साहब हमारे साथ हैं। ब्रिगेडियर साहब, अभी हम एक सेगमेंट कर रहे थे, मुमताज़ सफारतकार थे हमारे साथ ज़फ़र हिलाली साहब।
इस उनका मौक़िफ़ ये था कि अब जो कन्वेंशनल वारफेयर, जो हमारा एक बैलेंस ऑफ पावर है या ताकत का जो तवाज़ुन है, वो हैवीली टिल्टेड है। इसमें जो आपकी एक आम जंग है जिसे जिसे आप कन्वेंशनल वारफेयर कहते हैं, तो हमारे पास सिर्फ न्यूक्स ही डेटर्स है। इट्स अ वेरी हॉरेबल लगता है ये जो एक तनाजुर है। तो आप क्या ये 2010 वाला मामला होगा जिसमें हमने यही कहा था कि भाई हम तो टेक्टिकल न्यूक्स इस्तेमाल करेंगे आपकी ये सिलिकॉन वैली में, बिकॉज वी डोंट हैव एन ऑप्शन। तो हम क्या उसी सिचुएशन में दोबारा आन खड़े हुए हैं मिनाज साहब, या कुछ मुख्तलिफ है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बड़ा वैलिड सवाल है, क्योंकि जिस तरह की एग्रेशनल स्टेटमेंट्स आ रही हैं, स्पेशली मोदी की जानिब से, स्पेशली बिहार में वो आरएसएस के जो येलो फ्लैग ड्रेस के साथ वो खिताब कर रहा था, उस मौके के ऊपर उसने खुली धमकी दी है और उसने कहा कि हम बदला लेंगे और दुनिया को बताना चाहता हूँ कि रिवेंज लेंगे। अब उसी से तनाज़ुर के अंदर जब नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग हुई है तो हमारा जो अलामिया है वो इंतहाई जिम्मेदारी से भरपूर है, लेकिन बगैर वर्ड्स को मिन्स किए हुए बड़ा क्लियर पोजीशन ये है कि जो आबी जारियत है आपकी, वो इंडिया की जानिब से वो एक्ट ऑफ वॉर है। तो लिहाजा हम रिस्पॉन्ड करेंगे एक्ट ऑफ वॉर को, किस चीज को इस्तेमाल करते हुए, कंप्लीट फुल स्पेक्ट्रम जो हमारी नेशनल पावर है उसको। अब नेशनल पावर के कई एलिमेंट्स हो सकते हैं, जिसमें आपकी जो डेमोग्राफी भी हो सकती है, आपकी ज्योग्राफी भी हो सकती है, आपके पोलिटिकल जो है वो एफर्ट्स भी हो सकती हैं, डिप्लोमेटिक एफर्ट्स भी हो सकती हैं। और जब काइनेटिक एफर्ट आती है आर्म्ड फोर्सेस की जानिब, तो पहले कन्वेंशनल एम्प्लॉयबिलिटी होती है, और अगर हमारा थ्रेशोल्ड किसी मौके के ऊपर जो कि अभी तक एम्बिगुअस है, उसको डिक्लेयर पाकिस्तान ने नहीं किया है, अगर खुदा न खास्ता जंग उस लेवल तक एस्केलेट होती है कि जहां पे हमारी इकोनॉमिकली हमें कोई बहुत ज्यादा हर्ट होते हैं, उसकी लेवल अभी तक हमने आइडेंटिफाई जो है वो दुनिया कुछ नहीं कराया, हमारे फोर्सेस शहीद हो जाते हैं, ये मारे जाते हैं। नंबर 3, हमारी जो कोई हमारी सालमियत के ऊपर कोई बात आ जाती है। और चौथी ये कि अगर आप पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी हम पाकिस्तान के अंदर क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, तो इसके 4 मुख्तलिफ थ्रेशोल्ड्स हैं जो मुख्तलिफ आर्टिकल्स के अंदर देखने को मिलते हैं जो न्यूक्लियर पॉलिसी के हिसाब से। लेकिन पाकिस्तान ने कंप्लीट फुल स्पेक्ट्रम जो नेशनल पावर का उसको इस्तेमाल करके एक रिस्पॉन्स जनरेट करने का एश्योरेंस दी है, ना सिर्फ अक्रॉस द बॉर्डर, ईस्टर्न बॉर्डर हमारे मोदी को, और एट द सेम टाइम डोमेस्टिक ऑडियंस के लिए भी कि वो बिल्कुल मुतमईन रहें, हमारी आर्म्ड फोर्सेस, हमारी पॉलिटिकल गवर्नमेंट, हमारे दूसरे जो एलिमेंट्स ऑफ नेशनल पावर हैं, हम उसको फुल उसको यूज करते हुए इंडिया को जो है हम रिस्पॉन्स जनरेट करेंगे। तो यस, बिल्कुल, अगर उस लेवल तक हमारी अगर जो एग्रेशन इंडिया की जानिब से जाती है, तो वी हैव ऑल दी ऑप्शंस ओपन। अभी हमने जैसे पॉलिटिकल लीडरशिप की माजी के अंदर कहते चले हैं, मशहूर ज़माना स्टेटमेंट जो उनकी थी शेख रशीद साहब की, कि हमने ये पटाखे शबरात फोड़ने के लिए नहीं रखे हुए, दो इट वाज लाइक लिटिल, इस तरह की बात न्यूक्लियर पैराए में नहीं होती है, लेकिन फिर भी बिल्कुल अगर हमारी सालमियत के ऊपर कोई हर्फ आता है तो वी हैव ऑल दी ऑप्शंस अवेलेबल। बट एट द सेम टाइम पाकिस्तान ने माजी के अंदर भी सब मेरा यही सवाल है कि जो इंडिया है उसने तो वेपन बतौर वेपन पानी को इस्तेमाल कर लिया है और इंडस वाटर ट्रीटी को मुअत्तल कर दिया है एक तरफा तौर पे। क्या अगर वो हटदर्मी पे कायम रहता है, आज भी जो डाटा मेरे सामने आया दरियाए चनाब का और दरियाए जेलम का, उसमें पानी कम है कल की निस्बत, 7000 क्यूसेक दरियाए चनाब में कम है और दरियाए जेलम में 5000 क्यूसेक कम है। इसी तरह अगर ये रहता है और वो दरियाओं का रुख मोड़ता है, और एक्ट ऑफ वार तो वो कर चुका और ट्रीटी में कहा गया है कि इसकी खिलाफ वर्जी एक्ट ऑफ वार है, तो फिर हमें क्या उस एक्ट में उनको उनके इक़दाम को बज़ोरे ताकत रोकना पड़ेगा? क्या हम उनको बज़ोरे ताकत रोकेंगे? देखिए, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने पोजीशन ली है कि हम फुल स्पेक्ट्रम नेशनल पावर का इस्तेमाल करेंगे। फुल स्पेक्ट्रम में, जैसे मैंने पहले कहा, कि पॉलिटिकल, बायलैटरल और मल्टीलैटरल के ऊपर डिप्लोमेटिक एफर्ट्स को भी करके देखेंगे। इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसमें भी जाके, स्पेशली जो वर्ल्ड बैंक जो इस मुआहदे का गारंटर है, उसके पास भी अपनी जो हमारी शिकायत है उसको लेके जाएंगे। इंटरनेशनल फोरम्स की, स्पेशली वर्ल्ड बैंक की और यूनाइटेड नेशंस की, जो कि दुनिया में अमन कायम करने के लिए बना था 1945 में, और 65 साल पुराना ये हमारा मुआहदा है जो हमने वर्ल्ड बैंक के गारंटर के तौर पे हमने दोनों ने साइन किया था, उसमें बड़े वाज़े लिखा कि यूनाइटेड अरब नहीं कर सकते। तो इन तमाम ऑर्गेनाइजेशन की साख जो है वो एट स्टेक है अगर वो इंडिया को नहीं रोकते, बाज नहीं करते। लेकिन एट द सेम टाइम मैं ये भी इंतबाह करता चलूं कि इस वक्त रियल पॉलिटिक इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर
डोमिनेंट है, रियलिस्ट पॉलिटिकल अफेयर्स जो है वो डोमिनेंट है, यानी कि जिसके हाथ में पावर है या जिसके हाथ में लाठी है उसी की भैंस है। अब इंडिया एज सच कोई बहुत तगड़ी अफवाज नहीं है। मैं प्रोफेशनल आर्मी होने की उसकी रिस्पेक्ट करता हूँ कि मेरा वो दुश्मन है, मैं उसकी रिस्पेक्ट करता हूँ क्योंकि मैं कॉम्प्लेसेंट होना नहीं चाहता। एट द सेम टाइम आप ये बिल्कुल इस चीज को भूल जाएं कि वो इसके ऊपर वो अपनी जो हरदर्मी वो जारी रखेगा, क्योंकि इंटरनेशनल जो इदारे हैं वो उस पर प्रेशर डालेंगे। लेकिन चाइना के सिलसिले में जो इंडिया को अननेसेसरी सपोर्ट वेस्ट की, स्पेशली यूनाइटेड स्टेट्स की जानिब से है, उसको अपने रवैये जो वेस्ट को और यूएस को उसको रिविजिट करना पड़ेगा, क्योंकि दो न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स इस तरह की गैर जिम्मेदार सर यही मैं बात करूंगा जो आप बात कर रहे हैं। एक तो हम रिस्पेक्ट तो उनकी कर रहे हैं, दुश्मन है उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, और दूसरा उनको जो सपोर्ट मिल रही है मगरब की, खास तौर पे अब देखा ये गया है कि जिस दिन ये ड्रामा किया गया इंडिया की जानिब से और पाकिस्तान पर इल्ज़ाम तराशी की गई, उसी दिन इंडियन सहाफ़ी जो है वो इजराइल के एक सफ़ीर से इंटरव्यू करते हैं और उनको कहते हैं कि जो पाकिस्तान है वो ये इल्ज़ाम लगाते हैं और साथ कहते हैं कि कश्मीर के अंदर आप हमारी सपोर्ट करें और आप हमारे साथ इंटेलिजेंस ऑपरेशन करें और कश्मीर के अंदर बाकायदा ऑपरेशन में हमारा हिस्सा दें, हिस्सा डालें। तो वो सफ़ीर कहते हैं कि बिल्कुल हम सपोर्ट भी करेंगे और हिस्सा भी डालेंगे। तो आप क्या समझते हैं कि ये सारे का सारा ड्रामा इजराइल भारत गठजोड़ था और ये उसी गठजोड़ का हिस्सा है कि वो इजराइल को इस खित्ते में लाना चाहता है? देखिए, इसराइल और इंडिया का नेक्सस ये कई दहाइयों के ऊपर मुहित है और पाकिस्तान के खिलाफ बरसरे पैकार रहता है। रीजन हमें अच्छी तरह मालूम है कि नेतन्याहू पब्लिकली कह चुका है कि ईरान के बाद पाकिस्तान से उसको सबसे ज्यादा थ्रेट है, तो वो अपनी उसकी पॉलिसी के अंदर पाकिस्तान जो है उसकी आंखों का शतीर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इंडिया भी हमें इसी तरह से समझते, तो उनका जो गठजोड़ है वो नेचुरल है। तो पाकिस्तान की आर्म्ड फोर्सेस, इसकी लीडरशिप इस नेक्सस के मुतालिक जो स्ट्रेटजीज हैं वो ऑलरेडी इंटैक्ट है, उसकी बनी हुई तमाम कॉन्टीजेंसी प्लान्स तैयार हैं। कल उनका इस तरह से इंटरव्यू करना, इसमें कोई नई चीज नहीं थी। इंडिया ने भी जो बात की है, ये जो अभी जारियत का मुजाहरा किया है, पिछले 3 साल से उसकी लीडरशिप इस तरह की स्टेटमेंट्स जो हैं इशारों किनारों में दे रही थी कि सिंध-तास मुआहिदा से वो निकल जाएगी या पाकिस्तान के ऊपर उसने पाबंदियां लगाई, इसमें कोई दुश्मन ने ऐसे ही करना था, तो कोई घबराने की बात नहीं है। इंटरनेशनल लेवल के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आने के बाद हमारी जो डिप्लोमेटिक कोर है वो अपना भरपूर किरदार अदा कर रही है। हम रिस्ट्रेंट का मुजाहरा करते हुए पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक जितनी एफर्ट्स हैं भरपूर उनको मौके देंगे। अगर कन्वेंशनली जैसे कि 2019 में बालाकोट में इसने हमारे 2 कौवे और एक दरख्त को शहीद किया था, अगर उस तरह का एडवेंचर करने की कोशिश करती है तो उसका भी प्राइम मिनिस्टर ने अपनी आर्म्ड फोर्सेस की वजह से कहा था कि हम रिस्पांस देने का सोचेंगे नहीं, हम रिस्पांस देंगे। इसी तरह जो अभी पॉलिटिकल लीडरशिप है उसको भरपूर एतमाद अपनी आर्म्ड फोर्सेस के ऊपर, इसलिए इंतहाई जो है वो नपीतुली लेकिन बगैर किसी वर्ड्स को मिन्स किए हुए स्टेटमेंट जारी हुई है। मैं समझता हूँ कि ये जो सिग्नलिंग होती है ये बड़ी मैटर करती है डिटेरेंस के पैराए के अंदर, और मैं नहीं समझता कि इंडिया किसी सूरत भी साहब आज जो स्टेटमेंट जारी हुई है इसमें एक चीज जो है वो बड़ी देखने को मिली है, डेवलपमेंट है कि भारतीय सफारत खाने में जो दिफाई अताशी हैं, बहरी और फजाई अताशी हैं, उनको पर्सोना नॉन ग्रेटा करार दे दिया गया है। क्या ये इलीगल एक्टिविटीज में मुलव्वस थे और जासूसी में मुलव्वस थे? नहीं, देखिए ये क्विड प्रो क्वो होता है, ये टिट फॉर टैट आप कह लें। टिट फॉर टैट का मतलब कि आपने ये किया, उन्होंने हमारे सफारतकारों को निकाला, हमने भी सफारतकारों को निकाला, उन्होंने हमारे 30 स्ट्रेंथ कर दी, हमारे वहाँ के जो कॉन्सुलेट की हमने भी 30 कर दी। उन्होंने कहा जी यहाँ से सारे इंडियन पाकिस्तानी वापस निकल जाए, हमने भी कहा वापस निकल जाए। उन्होंने कहा जी हम अटारी बंद करने लगे, हमने कहा वाघा बंद करने लगे। उन्होंने कहा जी हम इसका जो सिंध-तास मुआहिदा को कैंसिल करने का उन्होंने एक उसका स्टेटमेंट जारी किया, तो हमने कहा यह स्टेट ऑफ वॉर है या ऐलान जंग है और उसके ऊपर हम रिस्पॉन्स जनरेट करेंगे। पाकिस्तान ने मजीद इसको जो स्ट्रेंथ लाई है अपने रिस्पॉन्स के अंदर, जो इस वक्त सिग्नलिंग की हद तक है और एक्टिव भी है, एक्टिव भी कर दी। नोटैम जारी हो गया है कि इंडियन एयरलाइन का कोई भी जहाज या कोई इंडियन ओरिजिन का कोई भी फ्लैग शिप कैरिंग जो है जो अच्छा ब्रिगेडियर साहब, मैं एक और बात पे आपकी रहनुमाई चाहूंगा। जैसे 2019 में नोटैम जारी हुआ था, अब नहीं होगा, तो पाकिस्तान के रिस्पॉन्स काफी अच्छा है। एक और ये आम तौर पर हमारी उनसे ज़ाहिर है मुलाकातें तो मुख्तलिफ जो हमारी फ़ौजी सतह पर उनसे होती रहती हैं, सरहदों में इधर हम बैठे हैं, वो सामने सामने हम बैठे हैं, तो क्या इस सारी सिचुएशन में जो आर्म्ड फोर्सेस हैं, ज़ाहिर है दे प्ले द पिवटल रोल इफ़ वार ब्रेक्स आउट, तो उनके साथ हम राब्ते में भी होते हैं?
जी बिल्कुल, जो हमारे लाइक माइंडेड और हमारे जो टाइम टेस्टेड फ्रेंड्स हैं, जाहिर है कि उनके साथ आप राब्ते में होते हैं और उनको लम्हा बलम्हा आप उनको आगाही दिलाते रहते हैं। जैसे एग्जांपल, हमारा टाइम टेस्टेड फ्रेंड जो है ईस्ट की जानिब देखें तो हमारा चाइना है, वेस्ट आवाज श्योर कि उनके कागजों में, उनकी स्ट्रेटजीज के अंदर इसकी जो है कैलकुलेशंस भी जारी होंगी। क्या वो फिजिकली आके पाकिस्तान की लड़ाई में शिरकत करेंगे? नहीं, मैं एक और एंगल से पूछ रहा हूँ। जो हमारा एडवर्सरी है, जो हमारा दुश्मन है, तो क्या यानी हम यू टेक देम इस तरह से कि दे आर टेकन अबैक विद द एक्शन, इस तरह जंग इस तरह शुरू होती है? जाहिर है कि हम कहते हैं जनाब ये एक्ट ऑफ वॉर इधर से आया, जिस तरह 65 में एक उनकी पोजीशन थी, एक हमारी पोजीशन थी, इवन 71 में भी। तो लेकिन क्या दुश्मन फौजों के दरमियान भी कोई जो है वो राब्ते होते हैं या नहीं होते? जी बिल्कुल होते होंगे, बिल्कुल होते हैं। और इसराइल का और जो इंडिया का नेक्सस है, उसमें कोई बईद नहीं होगा, मुझे कोई हैरानगी नहीं होगी कि अगर उनके कोई वेपन्स, कोई जहाज कि जिसको शायद उनके अपने पायलट्स इसराइल के उड़ाएं या इंडियन पायलट्स उड़ाएं, उनकी एड के लिए आ सकते हैं। अगर ऐसे हुआ तो पाकिस्तान के पास भी जो हमारे अलाइज हैं ऑप्शंस होंगी कि हम भी, चाइना उसमें शायद आए, चाहे सऊदी अरेबिया जो है, ये टर्की हमें सपोर्ट करे, लेकिन ओनली टाइम विल टेल। पब्लिकली या जो अपरेंटली अपने फ्लैग के साथ अगर इसराइल से एग्जांपल सपोर्ट करता है, तो क्या वो अपने टेल के ऊपर इसराइल का झंडा लगा के वो कोई जहाज हमारे पे अटैक करेंगे? इस तरह का माजी में मिसालें नहीं मिलती, सिवाय उस वक्त जब अलाइज होते थे वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर, तो वर्ल्ड वॉर 1 के अंदर यस जर्मन अलग होते थे। सर यही मैं अस्करी जो कुव्वत है उसकी बात करूंगा। जो पाकिस्तान ने 2019 में जवाब दिया था, जब दुश्मन ने ललकारा और पाकिस्तान के शाहीनों ने जवाब दिया और सरप्राइज दिया, और अभिनंदन को फिर यहाँ पर जो है वो चाय पिला के भेजा गया। उसका यूनिफॉर्म आज भी कराची के एक म्यूजियम में मौजूद है, जो सब पूरी दुनिया के लिए और भारत के लिए जो है वो उनकी नज़रें आंखें खोल देने के लिए काफ़ी है। लेकिन अभी अगर ऐसी कोई जारहियत होती है तो पाकिस्तान के पास, कहा जाता है कि इंडिया के पास बहुत से जहाज़ हैं, पाकिस्तान के पास कितनी कुव्वत है? ज़रा मुआवजा करके बताइएगा कि हम उनको कैसे जवाब दे सकते हैं। देखिए, जहां तक जहाज़ों का ताल्लुक है तो उनके पास 3 जहाज हैं, तो हमारे पास एक सोल्जर है। तो 1:3 की रेशियो तो हमेशा से अपने साइज की वजह से इंडिया ने मेंटेन किया है। इसीलिए जो हमारे कंपोजिट डायलॉग भी हो रहे थे, तो उसके अंदर भी ये था कि आप जो रैशनली अपने कन्वेंशनल फोर्सेस को भी बढ़ाएंगे, जिस पे इंडिया ने एग्री नहीं किया था। लेकिन आप ये भी याद रखें कि इट्स मैन बिहाइंड द गन, नॉट द गन व्हिच फाइट्स। तो अल्हम्दुलिल्लाह भी आपने देखा कि 6 जहाज आए थे जब ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट पाकिस्तान ने किया था, उसके रिस्पांस करने जब इंडियंस आए थे, तो पाकिस्तान के 6 जहाज और हमारे 2 जहाज थे कि जिन्होंने उनके अभिनंदन को गिराया भी, और बाकी एक SU-30 को गिराया था, एक MiG-21 को बिस को गिराया था, जो कि दोनों इंडियन टेरिटरी में जाके गिरे थे। एक हेलीकॉप्टर गिरा था जो कि खुद ही उनकी एयर डिफेंस ने खुद फ्रैक्टर साइड में गिरा दिया था। तो लिहाजा हमारे 2 पायलट्स, हसन सिद्दीकी और एक नुमान साहब, इन 2 ने ये 3 जहाज गिराए थे। तो इस मैन बिहाइंड द गन, जहां तक बैटल हार्डन अफवाज होने का ताल्लुक है, पाकिस्तान पिछले 20 सालों से फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली बाय कंपल्शन वॉर, ग्लोबल वॉर ऑन टेरर के अंदर अपनी जानें दे रही है। तो गुरिल्ला वॉरफेयर के अंदर, हम कन्वेंशनल वॉर के अंदर पिछले 20 साल से हमारे ऑफिसर्स, जवान्स बिल्कुल माहिर हैं, उनके निशाने बेहतरीन हैं, जिगरा है उनका, उनकी शहादत, उनका उड़ना बिछोना है। और पेरेंट्स को आप देखते हो कि अपने सिंगल जो है उनकी इकलौती औलादों की शहादत के ऊपर भी वो पाकिस्तान के झंडे को चूमते हैं। और साहब, आपने हमें गाइड किया और मैं इसी बात, बहुत शुक्रिया आपने हमें वक्त दिया। मेरे ख्याल में इस सियासत की बिना पर घसीट के जंग में दोनों कौमों को मोदी साहब ना ही लेके जाए, क्योंकि बचना तो कख नहीं है। क्योंकि अगर बात आखिर न्यूक्स पर आ गई तो इट इज़ द म्यूचुअली असिस्टेड डिस्ट्रक्शन, और हमारे पास वही हैं, और टेक्टिकल वेपन्स हैं हमारे पास, और वो एक ख़ास एरिए में ज़िंदगी, हर तरह की ज़िंदगी को ख़त्म कर देते हैं। तो मैं इसी दुआ के साथ आज हफ्ते का आखिरी प्रोग्राम क्लोज़ करता हूँ कि बेटर सेंस इंडिया में प्रिवेल करेगी, और ये जो रेंट्स हो रही हैं उसके TV पर, ऐसे बंद करें, बात करें और बी रीज़नेबल। इजाज़त दें, अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।